नींबू पानी वाली गरीब माँ। अरे रेशमा, अरे ओ रेशमा, अरे कहाँ मर गई? जिंदा है या फिर परलोक सिधार गई? अपने नशेड़ी पति की आवाज सुनकर रेशमा चूल्हे पर खाना बनाती हुई उठकर उसके पास आती है और उसे संभालते हुए कहती है, अजी जब पीनी बस की नहीं है तो इतनी क्यों पीते हो? देखो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हो। रेशमा दारू चाहिए दारू, ला मेरी बाटली के लिए पैसे दे मुझे। क्या कहा? इतनी दारू पीने के बाद भी आपको दारू पीने की पड़ी है? अरे जरा रसोई में झांक कर देखो, हमारे घर में खाने के लिए एक दाना नहीं है। मेरे बेचारे बच्चे दाने दाने के लिए तरस रहे हैं और तुम सारे पैसे दारू में बर्बाद करके यहाँ दारू के पैसे मांग रहे हो। क्या तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म नहीं है? तभी अचानक से बहादुर रेशमा को एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिसके बाद रेशमा बेचारी जमीन पर गिर पड़ती है। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ जुबान लड़ाने की? आइंदा अगर तूने मुझसे ऊंची जुबान में आवाज में बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जल्दी से जा और जितने पैसे उन्हें लेकर आ, नहीं तो अपने चमड़े की बेल्ट से तेरे शरीर की खाल उधेड़ दूंगा। बहादुर का ये बर्ताव देखकर बेचारी रेशमा चुपचाप सारे पैसे लाकर बहादुर को दे देती है, जिसके बाद वो उन पैसों की शराब पीने के लिए निकल जाता है। उस रात रेशमा अपने दोनों बच्चों को खाना खिलाकर रात को सो जाती है। बेचारी रेशमा अपने शराबी पति के साथ ऐसे ही अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बिता रही थी। वो दिन भर गांव के लोगों के घर में काम करके पैसा कमाती और उसका शराबी पति रात को उसे मारकर उसके सारे पैसे छीन लेता। एक दिन रात के समय, हे भगवान, ये कैसी जिंदगी दी है तूने मुझे। पहले तो मुझे सौतेली माँ मिली जिसने मेरी शादी इस शराबी से करा दी, और अब ये शराबी मुझे मेरे बच्चों के साथ सुख से जीने नहीं देता। इससे अच्छा होता कि मैं मर जाती। तभी रेशमा के दोनों बच्चे जग्गू और राधा उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, माँ आप रो क्यों रही हो? चुप हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ ऊपर वाले पर भरोसा रखो, वो कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते। अपने दोनों बच्चों की ये बात सुनकर रेशमा अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लेती है। तभी अचानक से बहादुर शराब के नशे में धुत अचानक से घर का दरवाजा खोलता है। रेशमा, ओ रेशमा, रेशमा यहाँ आ जल्दी से। ये देख मेरी बाटली खत्म हो गई, ला जल्दी से पैसे निकाल। आज मेरे पास कोई पैसे नहीं है। आज मैं कमाने नहीं गई थी, सुबह से मेरी तबीयत खराब है। मैं जानता हूँ तूने पैसे छुपा रखे हैं, जल्दी से पैसे निकाल दे। बिना बाटली पिए मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, मेरे सर में कीड़े चल रहे हैं। बताया कौन से कीड़े? दारू वाले कीड़े। जा अब मेरा मुंह मत देख और जल्दी से पैसे निकाल कर ला। मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात का विश्वास मानो, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे खुराक पानी चाहिए, रुक तुझे मैं अभी बताता हूँ। बहादुर पास ही में पड़ा एक डंडा उठाता है और डंडे से बेचारी रेशमा को मारने पीटने लगता है। छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैं सच कहती हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। अगर होते तो मैं तुम्हें दे देती। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। आई छोड़ दो, रहम करो मुझ पर। जग्गू और राधा अपनी माँ रेशमा को अपने पिता से पिटते हुए देख रही थी। वो डर के मारे अपनी माँ के पास जा भी नहीं पाते। बहादुर बहुत देर तक रेशमा को मारता है, जिसके बाद रेशमा बेहोश हो जाती है और वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद राधा एक गिलास में पानी लाकर उसकी कुछ बूंदें अपनी माँ रेशमा के ऊपर डालती है। माँ उठो माँ, ये आपको क्या हो गया माँ? तभी रेशमा को होश आ जाता है, जिसके बाद वो बहुत जोरों से रोने लगती है। तभी जग्गू कहता है, माँ पिताजी आपके ऊपर बहुत अत्याचार करते हैं, अब हम पिताजी के साथ नहीं रहेंगे। चलो माँ यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। हाँ माँ, यहाँ से कहीं दूर चलो जहाँ पिताजी पहुँच ना सके। रेशमा जख्मी हालत में होती है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह उठती है और अपने दोनों बच्चों को लेकर घर से निकल जाती है। उस रात वो अपने दोनों बच्चों को फुटपाथ पर लेकर सो जाती है और अगले ही दिन सुबह होते ही वो काम ढूंढने के लिए सबके पास जाती है, लेकिन उसकी बुरी हालत देखकर उसे कोई काम नहीं देता। भाई साहब, अगर आपके पास कोई काम हो तो मुझे दे दीजिए।
अरे हालत देखो अपनी। अगर तुम्हें नौकरी पर रख लूंगा तो मेरा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा। जाओ और कहीं और काम ढूंढो। रेशमा को कोई काम नहीं मिलता, जिसके बाद वो थक कर एक बस स्टैंड पर अपने दोनों बच्चों के साथ बैठ जाती है, जहां वो देखती है कि गर्मी से सभी लोगों का बहुत बुरा हाल होता है। बहुत गर्मी है। इस गर्मी में तो सबकी हालत बुरी हुई पड़ी है। अरे, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। इतनी तेज धूप और गर्मी में लोगों को नींबू पानी चाहिए होता है। क्यों ना मैं नींबू पानी बेचने का काम करूं, इससे मैं अच्छा कमा सकती हूँ। ऐसा सोचकर रेशमा नींबू पानी का काम शुरू कर देती है, जिसके बाद गर्मी में खड़े बस स्टैंड पर लोग रेशमा से नींबू पानी खरीदने लगते हैं। देखते ही देखते रेशमा के पास कई लोगों की भीड़ लग जाती है, जिसमें उसके दोनों बच्चे उसका साथ भी देते हैं। रेशमा नींबू पानी बनाती तो उसके दोनों बच्चे नींबू पानी लोगों को देने लगते। शाम होते होते वो नींबू पानी बेचकर अच्छा पैसा कमा लेती है, जिसके बाद वो अपने बच्चों को पेट भर के खाना खिलाती है और अपने रहने के लिए एक जगह ढूंढ लेती है। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे जीने का एक रास्ता दिखा दिया। अब मैं अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी दे पाऊंगी। ऐसे ही रेशमा रोज बस स्टैंड पर जाकर नींबू पानी बेचने लगती है, जिससे वो बहुत पैसा कमाने लगती है। उसे देखकर कई लोग वहां पर नींबू पानी बेचने का काम शुरू कर देते हैं। अरे सारे काम छोड़ो और नींबू पानी बेचने का काम शुरू करो, सबसे ज्यादा कमाई तो इसी में हो रही है। अरे हाँ हाँ, भाई बिल्कुल सही कह रहा है। अरे उस दिन 2 दिन की आई हुई औरत को ही देख लो, कहाँ तो लोगों से काम मांग रही थी और अब देखो कितना अच्छा कमा रही है। रेशमा को देखकर कई लोग उसी के पास नींबू पानी की दुकान खोल लेते हैं, जिसकी वजह से रेशमा की आमदनी कम होने लगती है। अरे ये क्या, यहाँ और नींबू पानी की दुकान की वजह से मेरी कमाई कम होती जा रही है। क्यों ना मैं अपनी नींबू पानी की दुकान में कुछ और भी सामान रख लूं। ऐसा सोचकर रेशमा अपनी दुकान में लस्सी, कोल्ड ड्रिंक और खाने पीने की कई चीजें रखनी शुरू कर देती है, जिसके बाद उसकी दुकान दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। देखते ही देखते अब रेशमा एक बहुत बड़ी दुकान खोल लेती है, जिसके सहारे से वो धीरे धीरे अमीर होने लगती है और अपने बच्चों को अच्छे और बड़े स्कूल में डाल देती है। एक दिन रेशमा अपने आप से कहती है, ऊपर वाला जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। शायद इसी वजह से मैं आज अपने दोनों बच्चों को एक अच्छी जिंदगी दे रही हूँ। रेशमा इतना सोच ही रही होती है कि तभी वहां उसका पति बहादुर बहुत ही बुरी हालत में पहुंच जाता है, जो रेशमा की दुकान में आकर उससे भीख मांगने लगता है। जैसे वो रेशमा की शक्ल देखता है, वो रोते हुए रेशमा से कहता है, रेशमा, अरे मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारे ऊपर हाथ उठाकर मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मैं तो माफी के लायक भी नहीं हूँ। शायद इसीलिए ऊपर वाला मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहा है। ज्यादा दारू पीने की वजह से मेरी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। पता नहीं कब इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊं। अच्छा हुआ जाने से पहले तुम मुझे मिल गई। हो सके तो मुझे माफ कर देना। ऐसा कहकर बहादुर वहां से जाने ही वाला होता है कि तभी रेशमा को उसके ऊपर तरस आ जाता है और वो उसे रोक लेती है। रेशमा अपनी जमा पूंजी से बहादुर का इलाज करवाती है, जिसके बाद बहादुर बिल्कुल ठीक हो जाता है और अपनी पत्नी रेशमा का उसकी दुकान में हाथ बटाने लगता है। काली गोरी बीवी और भेदभाव। सुषमा से उसके दोस्त मीनाक्षी बोलती है, अरे सुषमा, भगवान झूठ न बुलवाए, लेकिन तेरे दोनों बेटे बड़े हो गए हैं और वो इतने सुंदर हैं कि हर लड़की उनसे शादी करने के लिए तैयार है। तो एक काम कर, तू अपने बेटों की शादी करवा दे। हाँ मीनाक्षी, तुम बोल तो बिल्कुल सही रही हो। मैं ऐसा ही करती हूँ। मेरे दोनों बच्चों की शादी के लिए लड़कियां ढूंढना शुरू करती हूँ। अरे बहन, तू लड़कियों को क्यों ढूंढ रही है? मेरे घर में मेरी 2 बेटी जो हैं, उनके साथ ही तू अपने बेटे की शादी करवा दे। तेरे को अच्छा खासा दहेज भी दूंगी। लेकिन तेरी तो एक ही लड़की थी। हाँ हाँ, मेरी एक ही लड़की है, लेकिन तुझे तो पता है ना, मेरी लड़की थोड़ी सांवले रंग की है। अब उसकी शादी तो करवानी ही पड़ेगी, है ना? उसके लिए तुझे बहुत सारा दहेज दूंगी। और दूसरी मेरी जेठानी की लड़की है। पैसों के लालच में आकर सुषमा मीनाक्षी की लड़कियों की शादी अपने बेटे से तय करवा देती है। थोड़ी देर बाद सुषमा की दोनों बेटे हेमंत और कृष शाम को घर आते हैं और थोड़ी देर बाद सुषमा अपने बेटों से बोलती है, अरे बेटा हेमंत और कृष, मैं तुम्हें गुड न्यूज देना चाहती हूँ। गुड न्यूज? कैसी गुड न्यूज माँ?
यही कि मैं तुम दोनों की शादी मीनाक्षी की बेटी कोमल और अदिति से करवा रही हूँ। क्या माँ, आप भी ना, आपको जैसा ठीक लगे आप वो कीजिए। इतना कहकर वो सभी खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं और अगले दिन सुषमा पंडित को बुलाकर उन दोनों की शादी तय करवा देती है। और अगले एक हफ्ते के बाद हेमंत की शादी कोमल और कृष की शादी अदिति से हो जाती है। हेमंत की पत्नी बहुत ही सुंदर और सुशील होती है। वहीं दूसरी तरफ कृष की बीवी सांवली रंग की थी। कृष अपनी पहली रात को जब अपनी बीवी के कमरे में जाता है तब वो देखता है कि उसकी बीवी काली है। ये देखकर कृष उससे दूर हो जाता है और अदिति से गुस्से में बोलता है, तुम मेरी बीवी कभी नहीं बन सकती, समझी तुम? पर क्यों कृष जी, आखिर मैंने क्या किया है जो आप अपनी पहली ही रात पर इतना भड़क रही हो? मैं इतना स्मार्ट हूँ और तूने अपने आप को देखा है कलूटी कहीं की? तुझमें और मुझमें जमीन आसमान का फर्क है। तेरा मेरा मेल कभी नहीं हो सकता। हम दोनों दुनिया की नजरों में तो मियाँ बीवी हैं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के कुछ भी नहीं है। इसलिए तुम अपनी सीमाएं बनाए रखना। कृष अपनी बीवी अदिति के ऊपर भड़क रहा था तो वहीं दूसरी तरफ हेमंत अपनी पहली रात कोमल के साथ बड़े ही अच्छे से बिता रहा था। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है और दोनों की पहली रसोई होती है कि तभी वहां पर उसकी सास सुषमा आती है और अपनी बहू कोमल से बोलती है, कोमल, तुम रसोई में खाना मत बनाओ। घर का सारा काम और रसोई अदिति संभाल लेगी। क्यों अदिति, संभालोगी ना तुम? हाँ माँ जी, क्यों नहीं, मैं घर का सारा काम संभाल लूंगी। इतना कहकर अदिति पूरी रसोई संभालने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सुषमा कोमल के साथ पार्लर जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अदिति रसोई के साथ साथ अपना पूरा घर संभालने लगती है। वो अपना घर तो संभालने लगती है लेकिन अदिति अपने पति का प्यार आज तक नहीं पा सकी। ऐसे ही एक बार की बात है, कोमल और हेमंत अपने हनीमून के लिए जाते हैं और यहाँ अदिति अपने घर को संभालने में लगी रहती है। कोमल और हेमंत अपनी जिंदगी खुशी से बिता रहे थे तो वहीं बेचारी अदिति अपना जीवन दुखों में व्यतीत कर रही थी। एक दिन कृष ऑफिस से घर जल्दी आ जाता है, जिसके बाद अदिति कृष के लिए पानी लेकर अपने कमरे में जाती है और उससे बोलती है, कृष जी, कोमल और हेमंत जी दोनों अपने हनीमून पर गए हैं। आप तो मुझे कहीं पर भी नहीं लेकर जाते। क्यों ना हम यहीं पास के मंदिर में पूजा करने के लिए चले? तू पागल है क्या? तुझे लेकर कहीं भी नहीं जाऊंगा मैं, समझी तू? अगर मैं तुझे कहीं लेकर जाऊंगा तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। अदिति कुछ नहीं बोलती और रोते हुए किचन में चली जाती है। तभी उसकी सास अदिति से पूछती है, अरे अदिति बेटा, क्या हो गया? तू इतना क्यों रो रही है? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं, बस ऐसे ही घर वालों की याद आ रही थी। बेटा मुझे माफ कर दे, तू सांवली है ना, इसीलिए शायद मेरा बेटा तुझसे प्यार नहीं करता। मेरी ही गलती है, मैंने ही दहेज के लालच में आकर तेरी शादी अपने बेटे कृष से करवा दी। नहीं नहीं माँ, आप मुझसे माफी मत मांगे, आप तो मेरी माँ हैं और माँ अपनी बेटी से माफी मांगे, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अदिति की ये बात सुनकर सुषमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और थोड़ी देर बाद कोमल और हेमंत भी अपने हनीमून से वापस लौट आते हैं और कोमल और अदिति और सुषमा को बात करते हुए सुन लेते हैं। इसके बाद कोमल को ये बात पता चल जाती है कि उसकी बहन अदिति कृष के साथ खुश नहीं है और वो अपनी सास सुषमा से बोलती है, माँ, मेरी बहन कृष के साथ खुश नहीं है और आपने सिर्फ चंद पैसों के लिए मेरी बहन की जिंदगी खराब कर दी। क्यों माँ, आपने ऐसा क्यों किया? कोमल, माँ को तुम ऐसा मत बोलो। हर इंसान से गलती होती है और एक गलती तो भगवान भी माफ कर देता है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, माँ को इन सब का जिम्मेदार मत ठहराओ। मेरी किस्मत में जो लिखा है आखिरकार वही होगा। अदिति की ये बात सुनकर सुषमा रोने लगती है और रोते हुए अपने दोनों बहुओं को गले लगा लेती है, जिसके बाद सुषमा और कोमल आपस में बोलते हैं, माँ, कृष को उसकी गलती का एहसास करवाना ही होगा। पर कोमल, वो कैसे होगा? अदिति और कृष को एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए कहीं दूर भेज देना चाहिए। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ कृष आ जाता है और वो अपने घर वालों से बोलता है, माँ, भाभी और भैया, मेरे बॉस की एनिवर्सरी है
तो कल शाम हम लोग मेरे बॉस के घर पर बिग ग्रैंड पार्टी में जा रहे हैं। इतना कहकर क्रिश वहां से चला जाता है और अगले दिन वो अपने परिवार वालों के साथ अपने बॉस की एनिवर्सरी में जाता है। क्रिश अपनी पत्नी अदिति के साथ उस पार्टी में खड़ा होता है कि तभी क्रिश का एक दोस्त वहां आता है और उससे बोलता है, अरे क्रिश, ये तेरी बीवी है? अरे तो इसे शादी करके लाया है किसी कोयले की खदान में से? कोयले को उठा कर लाया है। भाई मैं क्या करूं, मेरी किस्मत में ये कलूटी ही लिखी थी। क्रिश के दोस्त क्रिश का मजाक बनाने लगते हैं और क्रिश को अपने दोस्त की बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो गुस्से में वहां से अपनी बीवी का हाथ खींचते हुए लेकर बाहर की तरफ चला जाता है और उसको थप्पड़ मारते हुए बोलता है, तुम बहुत ही बेशर्म औरत हो। तुम जैसी औरत मैंने आज तक नहीं देखी। तुम्हें मैंने कितनी बार बोला था कि तुम मुझसे दूर रहना, लेकिन तुम्हें यह बात समझ में नहीं आती। अदिति को मारते हुए उसके परिवार वाले देख लेते हैं कि तभी उसका बड़ा भाई हेमंत उसको थप्पड़ मारते हुए बोलता है, क्रिश, तू इतना नीच और गिरा हुआ इंसान है, मैं नहीं जानता था। मैं तुझे कितना सिंसियर समझता था, लेकिन तूने औरत के ऊपर हाथ उठाकर नीच हरकत कर दी है। छी छी छी, तू अपनी बीवी को इस तरह यहां पर मार रहा है। जरा सा नजर उठाकर तो देख ले कि तू कहां पर है। क्रिश नजर उठाकर देखता है, वहां पर हेमंत के अलावा और भी लोग क्रिश को देख रहे थे। अपने भाई को अपने लिए ऐसा बोलता हुआ देख क्रिश को बहुत बुरा लगता है और क्रिश को अपने किए पर बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी अदिति से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो अदिति, मैंने आज तक तुम्हारा प्यार नहीं देखा। हमेशा तुम्हारे रंग रूप की वजह से खुद से तुम्हें दूर करता रहा। मैं ये भूल गया था कि सामने लोगों के अंदर भी दिल होता है, दर्द तुम्हें भी होता है। कोई बात नहीं कृष जी, मैं काली हूँ ना, इसीलिए मुझे आज तक कहीं भी किसी का प्यार नहीं मिला। मुझे तो ये सब सहने की आदत हो रखी है। अदिति की ये बात सुनकर क्रिश बहुत ही ज्यादा रोने लगता है और वो उसके आगे हाथ जोड़ते हुए घुटने के बल बैठ जाता है। अपने पति की ऐसी हालत में देख अदिति को और ज्यादा रोना आता है और वो और ज्यादा रोने लगती है। अपने पति को गले लगाकर उसको माफ कर देती है, जिसके बाद क्रिश अपनी पत्नी अदिति और अपने घर वालों को लेकर अपने घर चला जाता है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ खुशी से रहने लगता है। जामुन बेचने वाली चुड़ैल। जामुन ले लो, जामुन, खट्टे मीठे जामुन। आओ आओ साहब, जामुन ले लो जामुन। ऐसे जामुन कहीं नहीं मिलेंगे आपको। ले लो साहब, काले काले जामुन। कामिनी को बाजार में जामुन बेचते हुए सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसका एक भी जामुन नहीं बिक पाता और वो मायूसी के साथ अपने जामुन की रेडी को लेकर वापस घर की तरफ लौट रही होती है। हे भगवान, ये कैसी माया है तेरी। आज मैंने 1 रुपए की भी कमाई नहीं की, भला अपने परिवार को कैसे खिलाऊंगी। बेचारी कामिनी वापस अपने घर पहुंच जाती है, जिसके बाद सभी लोग बेसब्री से कामिनी का इंतजार कर रहे थे। क्या हुआ कामिनी, क्या आज किसी ने भी जामुन नहीं खरीदे? अजी क्या बताऊं, पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी 1 रुपया भी नहीं कमा पाई। आज का दिन तो बहुत ही बुरा था। क्या आज फिर से हमें भूखे पेट ही सोना पड़ेगा? अजी इसके अलावा और कोई चारा है क्या हमारे पास? लेकिन हमारे दोनों बच्चों का क्या होगा? हम उन्हें कब तक भूखा पेट सुलाएंगे? जब से उस एक्सीडेंट के दौरान मेरे पैर खराब हुए हैं, तब से मैं बहुत परेशान हूँ। इस तरह मुझसे अपने घर की हालत देखी नहीं जाती। इससे अच्छा होता कि मैं उस एक्सीडेंट के दौरान मर जाता। कम से कम मैं ये सब तो नहीं देखता। अजी आप ऐसा क्यों सोचते हो? अपने आप को कोसना बंद करो। ऊपर वाला जो भी करता है सबके अच्छे के लिए ही करता है। हमें बस इंतजार करना चाहिए। तुम बिल्कुल सही कहती हो, हमें सब्र से काम लेना चाहिए। उस रात वो चारों भूखे पेट सो जाते हैं। अगले दिन कामिनी फिर से जामुनों को लेकर बेचने के लिए निकल जाती है। काले काले जामुन, जामुन ले लो जामुन, खट्टे मीठे जामुन, काले काले जामुन, जामुन ले लो जामुन, खट्टे मीठे जामुन। तभी कुछ लोग कामिनी की रेडी के पास आते हैं और उससे जामुन खरीदते हैं। अरे जामुन वाली, जरा जामुन तो देना। कामिनी खुशी खुशी लीलावती को जामुन दे देती है, जिसके बाद लीला उसे पैसे देकर वहां से चली जाती है। कामिनी भी बाकी के जामुनों को बेचने के लिए आगे निकल जाती है। धीरे धीरे कामिनी के सभी जामुन बिकने लगते हैं
हे भगवान, तेरे घर देर है अंधेर नहीं। आखिरकार मेरे सारे जामुन भी ठीक हैं। आज मैं अपने घर का राशन लेकर जाऊंगी और अपने भूखे बच्चों को खाना खिलाऊंगी। इतना सोचकर कामिनी अपनी रेडी को वापस घर की तरफ ले जाने लगती है और रास्ते से अपने घर का राशन लेकर आगे की तरफ बढ़ने लगती है। कामिनी को अपने घर जंगल के रास्ते से गुजरना पड़ता था। जैसे ही वो जंगल के रास्ते से गुजर रही होती है, उसे वहां 4 गुंडे मिल जाते हैं जो उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। अरे कहाँ जा रही है? रुको जा। क्या बात है, लगता है बाजार से कमाई करके सीधा घर जा रही है। अरे देखो तो सही, इसके रेडी पर तो एक भी सामान नहीं है और जो है वो भी घर का राशन है। अबे तो क्या मुंह देख रहा है, उठा ले सारा राशन का सामान, हमारे काम आएगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, भगवान के लिए ऐसा मत करो। मेरे घर पर मेरे बच्चे और मेरा पति भूखा बैठा है, वो सब मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दे तुझे? जाने दिया तो हम अपना पेट कैसे भरेंगे? उमेश, राजीव और कुणाल तीनों मिलकर कामिनी के साथ जबरदस्ती करके उसके सारे पैसे छीन लेते हैं, जिसके बाद कुणाल कामिनी के पेट में चाकू घोंप देता है। कामिनी वहीं गिरकर मर जाती है और वो तीनों वहां से फरार हो जाते हैं। तभी अचानक से बादलों में बहुत ही तेज बिजली कड़कने लगती है और वहीं बेचारी कामिनी खून में लथपथ जंगल में पड़ी होती है। तभी अचानक से कामिनी के अंदर से उसकी आत्मा निकलकर बाहर आती है, जो एक बहुत ही भयानक चुड़ैल का रूप ले लेती है। इन्होंने अच्छा नहीं किया, मैं इसका बदला इन लोगों से जरूर लूंगी और इन तीनों को अच्छा सबक सिखाऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। तभी चुड़ैल अपनी जामुन की रेडी पर अपनी शक्तियों के द्वारा ढेर सारे जामुन बना देती है, जिसके बाद वो अपनी रेडी को वापस अपने घर की तरफ ले जाने लगती है। जामुन बेचने के लिए मुझे अपना रूप भी बदलना होगा, नहीं तो सब लोग मुझे पहचान लेंगे और मुझसे दूर भाग जाएंगे। तभी चुड़ैल एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के रूप में अपना रूप बदल लेती है, जिसके बाद जैसे ही वो गांव में एक ढाबे के पास पहुंचती है, वहां उसे वो तीनों गुंडे दिखाई देते हैं। वो रहा मेरा शिकार। चुड़ैल उस ढाबे के आसपास जामुन बेचते हुए घूमने लगती है। जामुन ले लो जामुन, काले काले जामुन, खट्टे मीठे जामुन। जामुन ले लो जामुन, काले काले जामुन, खट्टे मीठे जामुन। जैसे ही कुणाल, राजीव और उमेश चुड़ैल को देखते हैं, वो उसकी खूबसूरती देखकर उसके ऊपर मोहित हो जाते हैं। आए हाय, क्या आफत दिख रही है। अरे ये तो तुम्हारी भाभी है। अरे भाभी होगी तेरी, मेरी तो लुगाई है, लुगाई। अरे तुम दोनों लड़ते रहो, मैं तो जा रहा हूँ उससे सेटिंग करने। वो तीनों आपस में ही जिद करने लगते हैं, जिसके बाद वो तीनों ही चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं और उसके ऊपर डोरे डालने लगते हैं। अरे साहब, आप तीनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? मैं तो आप तीनों की ही हूँ। अरे मेरा मतलब है कि मैं आप तीनों के लिए ही जामुन लेकर आई हूँ। एक बार जामुन खाकर तो देखो, कितने अच्छे और खट्टे मीठे जामुन हैं। अरे तुम बोलो तो सही, मैं तो तुम्हारे लिए जहर भी खाने को तैयार हूँ। अगर तू जहर खाएगा तो मैं इसके लिए फिनाइल पी सकता हूँ। ठीक है, तुम दोनों मर जाओ, अब ये जामुन वाली मेरी हुई। वो तीनों आपस में ही दोबारा से लड़ने झगड़ने लगते हैं और चुड़ैल अपनी जामुन की रेडी को आगे की तरफ ले जाने लगती है। देखते ही देखते वो जामुन की रेडी को एक सुनसान सड़क पर ले जाती है और उसके पीछे पीछे वो तीनों भी पहुंच जाते हैं। बहुत हुआ इसके पीछे लड़ना, अब ये जामुन वाली हम तीनों की ही है, जो मन करे वो करो। वो तीनों गुंडे जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखते हैं, वो उसी समय अपना रूप बदलकर बहुत ही भयानक चुड़ैल के रूप में अपना आकार ले लेती है, जिसके बाद चुड़ैल को देखकर उन तीनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। क्या हुआ? अभी तो तुम तीनों मेरे पीछे पागल हो रहे थे और अब मेरा असली रूप देखकर तुम तीनों के पैर थर थर कांपने लगे। चुड़ैल, चुड़ैल। अबे चुड़ैल नहीं, ये तो सचमुच एक बहुत भयानक चुड़ैल है। इसे देखकर मुझे कुछ याद आ रहा है। अरे ये वही औरत है जिसे हमने जंगल में मारा था, अब ये हमें मारेगी क्योंकि ये एक बहुत भयानक चुड़ैल बन गई है। मैं वही औरत हूँ जिसे तुमने जंगल में मार दिया था। तुम तीनों इतने निर्दयी हो कि तुमने मेरी बात भी नहीं सुनी। मेरे बच्चे भूखे घर पर मेरा इंतजार कर रहे थे। मेरा पति अपाहिज है, एक मैं ही उनका सहारा थी। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। चुड़ैल की ये बातें सुनने के बाद तीनों अपने घुटनों पर बैठकर चुड़ैल के आगे गिड़गिड़ाने लगते हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें नहीं पता था कि हम इतना बड़ा पाप कर देंगे।
तुमने हमारी आंखें खोल दी है। हमें अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा है। हाँ बहन, हमें अपनी गलती का पछतावा है। हम तुम्हारे पैरों में गिरकर माफी मांगते हैं। हमसे जो गलती हुई है हम उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं। हमने जो तुम्हारे साथ भी किया वो बहुत बुरा किया है। मैं जानता हूँ हम माफी मांगने के लायक भी नहीं हैं, लेकिन हमें एक मौका दे दो। हम अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। अब तुम कैसे सुधारोगे अपनी गलती? अब मैं मर चुकी हूँ। अब मैं अपने परिवार का ध्यान नहीं रख सकती। अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो मेरे साथ साथ तुम तीनों को भी मरना होगा। नहीं बहन, ऐसे मत कहो। हमने जिंदगी में बहुत सी गलतियां की है। आज हमें उन गलतियों को सुधारने का मौका मिला है। हाँ बहन, आज से तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी हमारी हुई। तुम्हारे दोनों बच्चे और तुम्हारे पति का इलाज हम करवाएंगे और उन्हें कभी कोई परेशानी नहीं होने देंगे। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हमें मत मारो। हम तुम्हारे परिवार का पूरा ध्यान रखेंगे। उन तीनों की ये बातें सुनने के बाद चुड़ैल शांत हो जाती है, जिसके बाद चुड़ैल उनसे कहती है, अगर तुम तीनों मेरे परिवार की जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। और जिस दिन मेरा परिवार बिल्कुल हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगेगा, मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊंगी। ये कहकर चुड़ैल उन तीनों को अपना घर दिखा देती है, जिसके बाद चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और वो तीनों उसके परिवार का अच्छे से ख्याल रखने लगते हैं। 3 जादुई दोस्त। एक गांव में किशन, नरेंद्र और शिव नाम के 3 दोस्त रहा करते थे। तीनों के बीच घनिष्ठ मित्रता थी। आज भोर को जब वो तीनों चले जा रहे थे, तब गणपत नाम का एक शख्स कहता है, इतने भोर सवेर को गांधी जी के 3 बंदरों की टोली कहाँ की सवारी करने जा रही है? और एक काम दाम तो है नहीं इन निकम्मों को। दिन भर धरती मैया को रौंदते फिरेंगे, नल्ले ने ठल्ले कहीं के। लोगों की जली कटी बातें सुनने के बावजूद भी उन तीनों के चेहरे पर खिलखिलाती मुस्कान थी। तुम तीनों ने अफीम खा ली है क्या? हम सब तुम्हारी खिल्ली उड़ा रहे हैं और तुम सब हंसी के फुहारे बरसा रहे हो। जाने किस मिट्टी से बने ये तीनों नमूने हैं? इतने कड़वे बोल कोई हमको सुनाता ना तो हम कब के जमीन में धंस गए होते। हाँ, अपनों की बातों का भला क्या बुरा मानना। हम तीनों अनाथ हैं। ये गांव हमारे लिए 4 धाम और यहाँ के निवासी ही हमारा परिवार है। फिर तीनों जंगल की ओर चल पड़ते हैं, जहाँ एक तपस्वी जंगल के बीचों बीच बेहोश अवस्था में पड़ा होता है। वो फुर्ती से उसके पास आकर उसे देखते हैं। लगता है सूरज की तपिश के चलते ये बेहोश हो गए हैं। तीनों मिलकर तपस्वी को उठाकर एक घने पेड़ की छांव में लाकर घंटों उसकी देखरेख करते हैं। तभी तपस्वी होश में आते हुए पानी की मांग करता है। पानी, पानी। किशन झटपट से दौड़कर उनके खातिर झरने से पानी भर लाता है और तपस्वी को पानी पिलाता है। बाबा, अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? धूप की धधकती ज्वलन के चलते मैं मूर्छित हो गया था। मैंने कई राहगीरों से मदद की गुहार लगाई, मगर किसी ने मेरी दशा पर ध्यान नहीं दिया। जाने क्यों आज संसार केवल अपना स्वार्थ साधना जानता है, मगर वो आगे बढ़कर किसी की मदद नहीं करना चाहता। इंसानियत हर पल के साथ मिट रही है। वो तीनों एकाएक तपस्वी को अपना परिचय बताते हैं कि तपस्वी अचानक से एक सुशोभित देवता में बदल जाते हैं और उनके इर्द गिर्द चमक प्रकाशित होती है। तीनों दोस्त सूझबूझ के हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। वो तपस्वी का भेष एक छल था। मैं ब्रह्मा का दूत हूं, जिसे पृथ्वी का भ्रमण करने को भेजा गया था। तुम तीनों बेहद ही भले मानव हो, इसलिए अब तक जो तुम्हारे हाथ लोगों से मांग करने को आगे बढ़ते थे, आज के बाद वो उनकी जरूरतों को पूरा करने को उठेंगे। तुम तीनों इसी क्षण जादुई पुरुष में बदल जाओगे और तुम अपने मुख से सोना, पैसा और भोजन बरसाओगे। जाओ और अपने जादुई शक्तियों से पुरुषार्थ करो। तथास्तु। दूध की ओझल होते ही तीनों एक दूसरे के अक्ष को निहार कर कहते हैं, क्या सचमुच हम तीनों जादुई दोस्त बन चुके हैं? अगर सचमुच हमारे अंदर जादू विद्यमान है तो इसी क्षण हमको स्वादिष्ट भोजन मिल जाए। शिव के शब्द खत्म होते ही उसका मुंह खुल जाता है और वहाँ तरह तरह के खाने कतार में आ जाते हैं। अरे, शिव तो सचमुच में जादुई पुरुष बन चुका है, तभी तो एक ही पल में इतना सारा पका पकाया भोजन मिल गया। तीनों जादुई दोस्त साथ मिलकर भोजन करके गांव लौट कर आते हैं। पैसों के अभाव से हमारे गांव की अर्थव्यवस्था एकदम चरमराई हुई है।
मैं सबसे पहले अपनी जादुई शक्तियों से यहाँ के हालात बदलना चाहता हूँ। मगर हमको इसकी खातिर मुखिया जी की मंजूरी की जरूरत होगी। तीनों उसी पल मुखिया के घर आ धमकते हैं, जहाँ मुखिया कहता है, क्या बात है, आज तुम तीनों यहाँ? मुखिया जी, हम तीनों दोस्त गांव के बदलाव के सिलसिले में आपसे कुछ विचार साझा करना चाहते हैं। हम तीनों मिलकर गांव की सड़क, जल व्यवस्था, सुलभ शौचालय इत्यादि का निर्माण करना चाहते हैं। ये सुनकर मुखिया ठहाके मारते हुए कहता है, तुम बदलोगे गांव को, हैं? अपनी फटीचर जिंदगी बदलने के लिए एक फूटी कौड़ी हाथ में नहीं है और गांव बदलने की बात करते हो, हैं? शायद आप हमारे परिचय से वाकिफ नहीं हैं। ठहरिए। तीनों दोस्त एक साथ एक मंत्र का जाप करते हैं। माया जालारंभ पुरुषार्थ कुर्वः वेशभूषा परिवर्तन कुर्वान्ति। मंत्र के शब्द रुकते ही चारों ओर तेज चमक निकलने के 3 जादुई दोस्त में बदलकर मुंह खोलकर सोना, पैसा और भांति भांति के खाने बरसाते हैं। क्यों मुखिया जी, हम दोस्तों के जादुई चलचित्र को देख चौंक कर रह गए ना आप? अरे मैं धनीराम इसी क्षण तुम्हें गांव के बदलाव की मंजूरी देता हूँ। जाओ बदलाव करो। अब हम तीनों दोस्त गांव की बदतर हालात को बेहतर बना देंगे। अगले दिन से गांव के एक नई ढांचे की नींव का काम शुरू होता है। गांव में हुए नए बदलावों को देख सभी उनकी वाहवाही करते हुए कहते हैं, तुम तीनों जादुई दोस्तों ने मिलकर गांव की काया पलट कर रख दी। हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें निकम्मा, नकारा, न जाने क्या क्या कहा, मगर तुमने इस गांव का हित किया। हमारे दिल में आप सभी को लेकर कोई मलाल नहीं, क्योंकि हम आपको दिल से परिवार मानते हैं। फिर एक रोज तीनों दोस्त सैर पर निकलते हुए बातें करते हैं। इंसान के जीवन में कलेश का सबसे बड़ा मुद्दा गरीबी है। क्यों ना हम तीनों दोस्त अपने जादुई शक्ति के वरदान से लोगों की सहायता करें। मगर ये सब कुछ हमको अपने जादुई अस्तित्व को छुपाकर अंजाम देना होगा। चलो हम किसी गुप्त स्थान पर चलकर अपनी शक्ति से मदद मांगते हैं। तीनों दोस्त एक सुनसान वीरान जगह पर आकर अपनी जादुई अवतार में आकर कहते हैं, ऐ मेरे जादुई अवतार, मुझे ढेर सारा भोजन दो। ऐ मेरे जादुई यक्ष, मुझे बेशुमार सोना दो। और मुझे बेशुमार पैसे दो। उसी पल वो जादुई रोशनी से भरकर सोना, पैसा और भोजन की भरमार करते हुए उन्हें लेकर चल पड़ते हैं। तभी उनके कदम मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे भिखारी के पास आकर रुकते हैं। साहेब, इस भिखारी को भोजन दे दो। ये किस तबके के लोग हैं जो पत्थर की मूर्ति के प्रति रुझान रखते हैं, मगर जीते जागते इंसान को खाना नहीं दे सकते? वो तीनों अपना अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहते हैं, ये लो भाई खाना। मेरी ओर से ये कुछ पैसे रखो। और मेरी ओर से एक सोने का सिक्का रखो। इसे तुम कोई भी छोटा मोटा कारोबार आसानी से शुरू कर सकते हो और अपनी जीवनी को बदल सकते हो। उनकी अथाह मदद देख भिखारी के आंखों में खुशी के बादल उमड़ते हुए आंसू का रूप धर के बरस पड़ते हैं। अरे बरसों से ये सीढ़ियां ही हम भिखारियों का घर है। लोगों ने कभी भी हम भिखारियों को भोजन से बढ़कर और कुछ न दिया, मगर आप सभी संबंधी न होते हुए भी इतनी भरसक मदद के साथ हम भिखारी समूह को बेशकीमती प्रेरणा दे रहे हैं। हम सिर्फ गरीबों के जीवन को जड़ से मजबूत करने की एक भरसक कोशिश कर रहे हैं। जादुई दोस्त की मदद से भिखारी गरीबी के धसे दलदल से निकल पाते हैं। तीनों दोस्त देर रात घर लौट कर आते हैं और सवेरे फिर मदद के लिए निकल पड़ते हैं और कई सारे जरूरतमंद और राहगीरों की मदद करते हैं। हमने सभी की मदद कर दी सिवाय एक के। ऐसा कौन शेष रह गया जिसकी मदद करने में हम जादुई दोस्तों के हाथ पीछे छूट गए हैं? वो जगह जहां हमारे जैसे यतीम अनाथ रहते हैं। हमारे पास तो ये जादुई शक्तियां हैं, मगर उनकी खातिर जीवन अभी कठिन होगा। तीनों एक साथ अनाथ आश्रम में दस्तक देते हैं, जहां उनकी भेंट आश्रम के केयरटेकर से होती है। जी नमस्ते, शारदा निकेतन अनाथ आश्रम में आपका स्वागत है। वो दरअसल हम ये कि गरीब अनाथ बच्चों की मदद की खातिर आए हैं। मगर आप तीनों तो छुज्जी झूठ हैं। क्या हम भीतर आके बात कर सकते हैं? वो तीनों भीतर आते हुए कहते हैं, बच्चे, हम तीनों जादूगर हैं जो तुम्हें जादू दिखाएंगे। तीनों दोस्त उस पल जादुई अवतार में आकर बच्चों के सामने खूब सारा खाना, सोना और पैसा बरसाते हैं। दरअसल हम तीनों दोस्तों को जादुई होने का वरदान मिला है, जिससे हम गरीब, बेसहारा और अनाथों की जरूरतों को पूरा करते हैं।
आप तीनों अपनी जादू का बेहतर रीति से सदुपयोग कर रहे हैं। आपके द्वारा दिए धन से हमारे अनाथ आश्रम के बच्चों का भाग्य चमक उठेगा। आपका तहे दिल से शुक्रिया। हमने अपने आसपास की सभी की जरूरत पूरी कर दी, मगर अपने जादू का खुद पर जरा भी प्रयोग नहीं किया। नहीं किया तो अब सही। अंत में तीनों दोस्त जादुई शक्तियों का स्मरण करके खुद के खातिर एक खूबसूरत घर तैयार करके एक साथ रहने लगते हैं। गरीब प्रेग्नेंट बहू और कुत्ते की शादी। सोनिया सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की थी जो कि गरीब परिवार में रहती थी। उसकी शादी रवि नाम के लड़के से हो जाती है। सोनिया ना के बराबर दहेज लेकर आई थी, जिसकी वजह से उसकी विधवा सास रमा उससे हर वक्त चिढ़ी रहती थी। साथ ही वो एक रूढ़िवादी सोच की पीढ़ी थी जो अंधविश्वास पर भरोसा करती है। ऐसे ही एक दिन सोनिया पोछा लगा रही थी, तभी रमा आती है और फिसल कर गिर जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, अरे राम, मर गई। हाय मेरी कमर तोड़ दी। कल मुही नाज पीटी कहीं की। अरे मारना चाहती है ना मुझे, हाय, ताकि तू इस घर पर कब्जा कर ले मेरे मरने के बाद। नहीं माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती माँ। मैं पोछा ही तो लगा रही थी, तभी आप आ गई। अरे अब मुंह चलाती रहेगी या मुझे उठाएगी भी? कल मुही। जी माँ, आइए आइए आइए। आए रे मेरी कमर, तोड़ डाला रे, अरे फोड़ डाला रे। यही तो तू चाहती थी कि मुझे चोट लगे और तू बाम लगाए। मिल गई खुशी तुझे, लेकिन मेरी खुशियों का क्या? मुझे कब पोते पोतियों का सुख देगी तू, है? माँ जी, आप धीरज रखिए, हम दोनों कोशिश कर रहे हैं माँ जी। कब से कोशिश चल रही है तुम्हारी, है? इतना वक्त हो गया है। सोनिया चुप हो जाती है और रमा को कमरे में ले जाकर उसको बाम लगा देती है। कुछ देर बाद रमा से मिलने पड़ोसी विमला आती है और उससे कहती है, अरे विमला, कैसी लेटी पड़ी है? क्या हो गया? अरे क्या बताऊं, सवेरे सवेरे गिर पड़ी, इसीलिए लेटी हुई हूँ। तू बता कैसे आ गई? अच्छा है तू आ गई। अरे मुझे बता, 2 साल हो गए और अभी तक मेरी बहू के कुछ भी नहीं हुआ। तू ही कुछ बता दे। अच्छा, पहले क्यों नहीं बताई? खैर, मेरे गांव में एक औरत थी, उसे भी बच्चा नहीं हो रहा था, लेकिन जब उसकी शादी पेड़ से कराई गई ना, तो अगले महीने ही वो गर्भवती हो गई, और वो भी जुड़वा बच्चों की। अच्छा ठीक है, मैं भी ऐसा ही करती हूँ। अरे ओ सोनिया की बच्ची, कहाँ मर गई? देख, राजू भौंक रहा है, उसे कुछ खाने को दे। जी माँ जी। सोनिया राजू उर्फ उनके घर के पालतू कुत्ते को खाना खिलाती है। अगले दिन ही रमा अपनी बहू की शादी पेड़ के साथ करा देती है, जिसमें उसका पति भी अपनी माँ को नहीं रोकता। कमरे में रोते हुए सोनिया खुद से कहती है, माँ जी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इतना अंधविश्वास। भला एक पेड़ से मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? लेकिन माँ जी को भी अपने टोटके आजमाने दो। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं। 1 महीना बीत जाता है। सोनिया अपनी सास को खाना देती है, तभी रमा उससे कहती है, ये खाना तू ही खा ले, मुझे तो बस खुशखबरी दे। चेक कराया तूने? कुछ हुआ तेरा, या तुझे बांझ नाम से बुलाने लग जाऊं? है 2 साल हो गए, शर्म नहीं आती? अरे तुझे आएगी क्यों? लोग तो मुझसे कहते हैं ना कि रमा तू कब पोते पोती की खुशखबरी दे रही है। माँ जी, आप समझते क्यों नहीं? एक पेड़ से शादी कराने के बाद भला कोई कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है? अगर ऐसे ही होता तो ये दवाइयाँ कभी कोई खाता ही नहीं। मुझसे जबान चला रही है? भूल गई कि मैं तेरी सास हूँ, हैं? ऐसे ही शाम होती है। रमा फिर लोगों से अपनी बहू की चिंता करते हुए उसके गर्भवती होने का उपाय ढूंढती है। तभी एक बाबा उससे कहता है, बाबा, आपको कैसे पता हमारे घर में कुत्ता है? बाबा सब जानते हैं, बाबा को सब पता है। अरे शुक्रिया बाबा। अरे दक्षिणा तो देती जाओ।
ये लीजिए बाबा। घर आकर रमा अपने बेटे रवि से पूजा का सामान मंगवाती है। उसका बेटा सामान लाकर देता है और कहता है, माँ, ये सब अचानक से पूजा का सामान और सिंदूर चुन्नी भी? भला ये कैसी पूजा है? तेरी बीवी की शादी कराऊंगी राजू से। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? सोनिया की शादी, वो भी कुत्ते से, मेरा मतलब राजू से। माँ, आप किस किस की बातों में आ गई हैं? और ये सब बच्चा ना होने की वजह से कर रही हैं ना? फिर से? जब सब पता है तो क्यों पूछ रहा है? तुम दोनों से तो कुछ होता नहीं और अब उस बाज को कोई फर्क पड़ता नहीं। मुझे तो तेरे वंश के बारे में सोचना पड़ेगा ना। जा, बाबा आते ही होंगे, तू जाकर राजू को ले आ। माँ, आप जितना बोला है उतना कर, समझे? रमा आंखें दिखाकर रवि को कुत्ते को लाने के लिए भेज देती है। वहीं दूसरी तरफ रमा उसके पास जाती है और लाल जोड़ा देकर कहती है, बहू ये ले, इसे पहन ले, जल्दी आ। क्यों माँ जी, आप फिर कुछ करना चाहती हैं? हाँ, वो तो करूंगी, जल्दी से तैयार हो करा। नहीं माँ जी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, आपको जो करना है कर लीजिए। इतना बोलकर रमा उसे दुल्हन का जोड़ा पहनाकर तैयार कर देती है और हाथ पकड़कर मंडप में कुत्ते के बराबर बिठा देती है, जहाँ दो औरतें उसका हाथ पकड़ लेती हैं। तभी रोते हुए सोनिया कहती है, रवि, आप तो ये सब नहीं मानते थे, फिर भी आप चुपचाप खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। आप माँ जी को क्यों नहीं रोक रहे हैं? इस परेशानी का हल ये कुत्ते से शादी करके नहीं, बल्कि डॉक्टर को दिखाने से मिलेगा। रवि उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता और अपनी माँ की बातें उसे भी सुननी पड़ती है, क्योंकि वो रमा के खिलाफ जा नहीं सकता था। कुछ ही देर में कुत्ते के साथ जबरदस्ती सोनिया की शादी करा दी जाती है। सोनिया डिप्रेशन में चली जाती है और कुछ दिन और बीतते हैं। सोनिया परेशान होकर डॉक्टर के पास चेकअप कराती है और कहती है, डॉक्टर बताइए ना कि मैं अभी तक माँ क्यों नहीं बन पाई? इतने साल हो गए। परेशान मत हो तुम, तुम्हारी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है। एक बार अपने पति के भी टेस्ट करवा लो, जिससे मैं इस हल तक पहुंचूं। सोनिया डॉक्टर की बात सुनती है और रवि को हॉस्पिटल जाकर टेस्ट कराने को कहती है। रवि झल्लाते हुए उसे इनकार कर देता है, लेकिन सोनिया हार नहीं मानती। उसे अपनी कसम देकर हॉस्पिटल तक ले जाती है, जहां डॉक्टर उसका कुछ टेस्ट करते हैं और रिपोर्ट्स में पता चलता है कि कमी रवि में है, जिस वजह से वो गर्भवती नहीं हो पा रही। ये सुनकर रवि गुस्से से कहता है, ये क्या बकवास है? तुम जानबूझकर नीचे दिखाने के लिए कर रही हो, क्योंकि माँ से मैंने तुम्हें बचाया नहीं। रवि जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अब जब हमें अपनी प्रॉब्लम समझ में आ गई है तो सोल्यूशन भी होगा उसका। हम पेरेंट्स बन सकते हैं, मेरी बात को समझो। रवि, इलाज चलाओ और माँ को वो दो जो वो चाहती है। सोनिया रवि को समझा देती है, जिसके बाद वो डॉक्टर की दी हुई दवाइयाँ खाता है। 2 दिन बाद गुस्से में सोनिया रमा के पास जाती है और कहती है, क्या हुआ माँ जी? आपने मेरी शादी पेड़ से, कुत्ते से भी करा दी, पड़ोसन की भी बात मान ली, लेकिन अपनी बहू की नहीं मानी ना। मिल गया आपको आपका वंश। इतना सब किया तो अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ? लेकिन अब हो जाएगा। ये देखिए रिपोर्ट्स, आपके बेटे में जो कमी थी वो पता चल गई। पता नहीं आपने क्यों अंधविश्वास को इतना बढ़ावा दिया है। सोनिया रिपोर्ट्स दिखाकर रमा का मुंह बंद कर देती है। रमा को अपनी बात का बहुत पछतावा होता है। सोनिया अपनी सास को माफ कर देती है, जिसके बाद सब ठीक हो जाता है। अगले साल सोनिया एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है, जिसे पाकर उसकी सास बहुत खुश हो जाती है और उसके बाद से वो अंधविश्वास से भरोसा हटा लेती है और अपनी बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।